नमस्कार। लीजिए एक बार फिर से हम हाजिर हैं डिजाइनर न्यूज़ का बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम कहीं अनकहीं। ये कार्यक्रम वरिष्ठ पत्रकार इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष श्री अरविंद तिवारी के बेहद लोकप्रिय और चर्चित कॉलम राजवाड़ा टू रेजिडेंसी पर आधारित है। इस कॉलम में हम उन तमाम चुटीली और चटखारी बातों को उठाते हैं जो सियासत में और ब्यूरोक्रेसी में यानी नौकरशाही में काफ़ी चर्चित रहती हैं। वो बातें जो अधिकारी लोग अक्सर कॉफ़ी पीते हुए जिसका जिक्र करते हैं, या वो चीज़ें जिसकी सियासत का बहुत सीधा संबंध होता है। और इन्हीं चटखारीपूर्ण बातों को लेकर हम आते हैं एक गंभीरता के साथ, लेकिन उसमें हमारे पुट रहता है इस बात का कि उसकी सत्यता तक हम आपको पहुंचा सकें इशारों ही इशारों में। तो इस बार बहुत गंभीर इशारे किए हैं अरविंद तिवारी जी ने। कुछ इशारे सियासत को लेकर हैं, कुछ इशारे नौकरशाही को लेकर हैं, लेकिन बात इशारों में ज़रूर की जा रही है, लेकिन ये इशारे अपने लक्ष्य तक पूरी ताकत से पहुंच रहे हैं। और मुझे याद आता है बिहारी का वो दोहा कि बिहारी की ससैया घाव करे गंभीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो ये दिखते छोटी छोटी चुटुली बातें हैं, लेकिन पहुंचती मकसूद मंजिल पर हैं। अरविंद जी, आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। कमलनाथ जी के कॉन्फिडेंस से आपने शुरू किया है जी, तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो सच का कॉन्फिडेंस है या जवानी जमा खर्च कॉन्फिडेंस है? देखिए, ये कॉन्फिडेंस सच का है या जवानी जमा खर्च है, ये तो विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद ही मालूम पड़ जाएगा। लेकिन कमलनाथ इन दिनों बेहद कॉन्फिडेंट हैं, बहुत विश्वास के साथ वो अपनी बात रखते हैं और उन्हें बहुत भरोसा है कि वो फिर मध्य प्रदेश की सत्ता में काबिज होने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, कमलनाथ जो है उम्मीदवारों के चयन के मामले में बड़े सतर्क रहते हैं। सर्वे करवाते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन सर्वे, और उसके बाद जो है निष्पक्ष आकलन अपने स्तर का अलग करवाते हैं। और ब्यूरोक्रेसी में भी जो उनकी पकड़ है उसका फायदा इन सारी चीज़ों में लेते हैं। तो कमलनाथ बहुत विश्वस्त, मतलब आश्वस्त हैं। अब उनके इस कॉन्फिडेंस का कारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि कमलनाथ कितने आश्वस्त हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब कमलनाथ से कहें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में कैसे आ रही है, ये बताइए तो सही, आप क्या समीकरण है, तो वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी 4 सीटें तो बता दे कि जहां से वो चुनाव जीत रही है। मैं तो कह रहा हूं कि मैं सत्ता में आ रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि उपचुनाव में वो कौन सी 4 सीटें। अरविंद जी, ये मतलब हुआ कि ना तो कमलनाथ जी अपने पत्ते खोलना चाहते हो, ना भारतीय जनता पार्टी। कमलनाथ कहते हैं कि मैं तो सत्ता में आ रहा हूं, मेरी तैयारी है। चलिए, तो लेकिन वो बताया। दूसरा ये कि जो राजनीतिक विश्लेषक है उनका एक ये भी मानना है कि कमलनाथ ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी शो कर रहे हो क्योंकि उन्हें मैदान में जाना है, और जब कोई सेनापति मैदान में जाता है तो उसको अपनी टीम के सामने पूरा अपना कॉन्फिडेंस जताना पड़ता है। फौज को उत्साह बना रहे हैं कि दमदारी से कम चुनाव तो लड़ सके। इसलिए भी हो सकता है कि कमलनाथ ने ये कॉन्फिडेंस दिखा रखा हो। तो कार्यकर्ताओं में दम भरने की कवायद भी हो सकती है कमलनाथ का कॉन्फिडेंस। लेकिन और एक उनके कॉन्फिडेंस का कारण ये भी हो सकता है, जो आप और हम सब को जो फीडबैक मिल रहा है कि जो लोग कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए, उनके प्रति कहीं ना कहीं जनता में एक नाराजगी का भाव तो है। तो हो सकता है कि उस फीडबैक के आधार पर वो भी एक इंपॉर्टेंट फीडबैक माना जा रहा है इस दौर में। लेकिन उधर जब इसी फीडबैक की अगर मैं बात करूं अरविंद जी, तो जब शिवराज सिंह जी, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल के दौरे पर निकले हैं और वो कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। कल भी काफ़ी भीड़ थी, आज भी काफ़ी भीड़ है और कल भी काफ़ी भीड़ रहने वाली है। तो ये कॉन्फिडेंस क्या कितनी भारतीय जनता पार्टी का बढ़ेगा और कितनी कांग्रेस का घटेगा, ये वक्त की बात है। लेकिन इसमें प्रभात झा और नरोत्तम मिश्रा कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में नहीं दिख रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, और मैंने भी इसी ओर इंगित किया है कि भाई 3 दिन का बड़ा महत्वपूर्ण दौरा, और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि इस दौर में हमने, आज तीसरा दिन है और हमने 50,000 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। आप देखिए कि इस दौरे की शुरुआत से जो टूर प्रोग्राम जारी हुआ और उसके बाद जो अलग अलग समाचार पत्रों में और टेलीविजन चैनल्स में जो है भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन और अन्य लोगों ने जो बात प्रसारित की दौरे को लेकर, उसमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और वी डी शर्मा, ये 4 ही नाम हमेशा उन्होंने प्रमुखता से प्रसारित की। सोशल मीडिया पे भी अभी जितनी जानकारी प्रसार हो रही है उसमें इन 4 के नाम है। हमने देखा कि प्रभात झा मौजूद हैं। प्रभात झा ग्वालियर के नेता हैं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा के सदस्य रहे, मौजूद है मंच पे। लेकिन प्रभात झा अपनी उस परंपरागत शैली में नहीं दिख रहे हैं। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, एक अनमने भाव से है। ऐसा लगता है कि प्रभात झा
कि चले गए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा तो है ही ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पे भी, वो 21 तारीख को वो डबरा और दतिया और टीकमगढ़ जो उनका गृह नगर और गृह संसदीय गृह विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे वो लगातार दौरे कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद, और इतने बड़े नेता पार्टी के और नेक्स्ट टू सीएम की हैसियत नरोत्तम मिश्रा की, लेकिन नरोत्तम जी भी इन कार्यक्रमों में नहीं है। तो बड़ी चर्चा है पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में कि भाई क्या है, क्या नेतृत्व इन्हें उपेक्षित कर रहा है या इन्होंने दूरी बना के रखी है। जैसे नरोत्तम जी तो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, प्रभात झा भी जो मौजूद है, तो लेकिन जो प्रभात झा अपनी जिस शैली के लिए जाने जाते हैं उसमें उनकी उपस्थिति नहीं दिख रही है वहां पे। तो ये चर्चा का विषय है कि आखिर दो बड़े नेता जो है ग्वालियर चंबल के, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से प्रभात झा आक्रामक थे सिंधिया जी के खिलाफ जी, और जिस तरह से उन्होंने सिंधिया जी के खिलाफ तमाम टीका टिप्पणियां की थी जो अखबारों की सुर्खियां बनी थी, हाँ। मुझे लगता है कि वो जो बर्फ जमी हुई है वो हाँ। अभी पिघली नहीं है। पिघली नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही कि पिघली नहीं। और हालांकि पार्टी ने प्रभात झा को कहा है कि आप ग्वालियर ही हेडक्वार्टर रखिए अपना, और मीडिया से संबंधित सारे दायित्व आप निभाइए, क्योंकि इस दौर में जिस तरह से कांग्रेस सिंधिया पे आक्रमण कर रही है, भाजपा को भी एक ऐसे नेता की जरूरत है, एक ऐसे सीनियर व्यक्ति की जरूरत है जो के मिश्रा का मुकाबला करने के लिए प्रभात झा जरूरी है। प्रभात झा जरूरी। लेकिन प्रभात झा के साथ आपने सही कहा कि दिक्कत हुई कि इतना सिंधिया के खिलाफ वो बोल चुके हैं, इतने एलिगेशन लगा चुके हैं कि अब वो सिंधिया के पक्ष में आखिर, ठीक है पार्टी ने जो जवाबदारी दी उसका तो वो पूरा करेंगे, लेकिन आखिर सिंधिया के पक्ष में अपनी बात मजबूती से रखे कैसे। और अगर बर्फ पिघलने की बात करूं तो बर्फ बहुत मजबूती से जमी हुई है सांची विधानसभा क्षेत्र में। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं और गौरी शंकर सेजवार वो भी स्वास्थ्य मंत्री रहे मध्य प्रदेश शासन की, दोनों के बीच में, और इस बारे में विस्तार से टिप्पणी करेंगे अरविंद तिवारी जी। देखिए, सांची को लेकर मैं भी कुछ दिनों पहले भोपाल में था, तो वहाँ कांग्रेस मुख्यालय में जो चर्चा चल रही थी वही बड़ी रोचक चर्चा थी। 1985 से लेकर अभी तक के जितने चुनाव हुए हैं उनमें ज्यादातर मौकों पर सांची में डॉक्टर गौरी शंकर सेजवार और प्रभुराम चौधरी ही आमने सामने हुए, और 3-4 चुनाव डॉक्टर सेजवार ने जीते तो 2-3 चुनाव प्रभुराम चौधरी ने जीता। अगला पिछला चुनाव जो अंतिम चुनाव था वो भी दोनों परिवारों के बीच में हुआ और उसके बाद जो है प्रभुराम चौधरी और डॉक्टर मुद्दित सेजवार जो उनके गौरी शंकर सेजवार के बेटे, उनका मुकाबला हुआ। अब प्रभुराम चौधरी कांग्रेस से भाजपा में आ गए और भाजपा से तय है उनका चुनाव लड़ना। अपने तीखे तेवर गौरीशंकर सेजवार बीच बीच में दिखा रहे हैं, मुदित भी दिखा रहे हैं, मुदित भी दिखा रहा है कि आखिर ये मिलन कैसे हो पाए दोनों का। लेकिन कांग्रेस, सुखदेव पांसे जो वहां कांग्रेस के प्रभारी हैं, पूर्व मंत्री सांची विधानसभा क्षेत्र के लिए, वो बड़े मतलब उनका जो फीडबैक वहां का सामने आ रहा है कि भाई पिछले 30 सालों में सांची में कांग्रेस एक तरह से प्रभुराम चौधरी पर आश्रित रही। प्रभुराम चौधरी ही वहां के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता रहे, कोई दूसरा नेता वहां आगे बढ़ नहीं पाया। अब मजबूरी पार्टी की है कि प्रभुराम चौधरी के सामने आखिर किसे मैदान में लाए। स्थानीय स्तर पर उससे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा, ऐसा नेता नहीं मिल रहा जो मजबूती से प्रभुराम चौधरी का सामना करना पड़े, और बाहर के व्यक्ति को लाए तो फिर वही समस्या कि स्थानीय बनाम बाहरी चुनाव हो जाता है। तो ये मतलब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता की पीड़ा ये थी कि यार हम एक विधानसभा क्षेत्र में 30 साल में प्रभुराम चौधरी के अलावा कोई ऐसा नेता ग्रूम नहीं कर पाए जो मौका आने पर प्रभुराम चौधरी को टक्कर दे सके। और ये स्थिति तो लगभग बहुत सारी विधानसभा क्षेत्रों में है, और ये स्थिति चंबल में भी खासतौर पर अभी देखने को मिलेगी। अब बात परिवहन मंत्री की, बसें बंद हैं कोरोना के कारण, और मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी बसें अभी चल नहीं पाई हैं, लेकिन परिवहन विभाग की भी बस ठीक से दौड़ नहीं रही है। उसके जो दोनों तीनों चार जो स्टाफ है, ड्राइवर, क्लीनर, कंडक्टर, इनमें तालमेल नहीं बन पा रहा है। आपने इसका कोई इशारा किया है? देखिए प्रतीक जी, परिवहन विभाग और परिवहन विभाग का सिस्टम, इससे आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, और मध्य प्रदेश जनता भी जहां परिवहन विभाग का सिस्टम शब्द आता है तो समझ जाती है कि क्या मतलब है। भूपेंद्र सिंह जब परिवहन मंत्री थे तो सारा सिस्टम सेंट्रलाइज था, उन्होंने अपने हाथ में उसको केंद्रित कर रखा था। और चूंकि परिवहन विभाग की भारतीय जनता पार्टी के संगठन को चलाने में, या कांग्रेस की पार्टी रही हो तो कांग्रेस के संगठन को चलाने में कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, इससे आप भी वाकिफ हैं, मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे, वाकिफ हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो भूपेंद्र सिंह के हाथ में सारे सूत्र रहते थे, और सरकार के स्तर पर, संगठन के स्तर पर वो सारा मैनेजमेंट करते थे। उसके बाद जब कमलनाथ मुख्यमंत्री बने तो कमलनाथ के मुख्यमंत्री तो काल में भले ही गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री रहे, लेकिन परिवहन विभाग का पूरा सिस्टम मुख्यमंत्री सचिवालय से संचालित होता था। कमलनाथ की सरकार चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। पहले डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव परिवहन आयुक्त थे, बाद में वी मधु कुमार हो गए थे। तो वही सिस्टम फॉलो किया गया बीजेपी की सरकार के भी 3-4 महीनों में, 5 महीनों में, जो सिस्टम कमलनाथ के मुख्यमंत्री काल में चलता था। अब पुनः गोविंद सिंह राजपूत परिवहन मंत्री हो गए।
मुकेश जैन परिवहन आयुक्त थे, दोनों ही सिंधिया खेमे के हैं। और अतिरिक्त परिवहन आयुक्त जो हैं वो भोपाल में पहले एसपी रहे अरविंद सक्सेना है। गोविंद सिंह राजपूत चाहते हैं कि जो सिस्टम भूपेंद्र सिंह के गृह मंत्री और परिवहन मंत्री रहते था वही सिस्टम परिवहन विभाग में फिर से लागू होना चाहिए। मुकेश जैन अभी परिवहन विभाग के कार्यप्रणाली से पूरी तरह वाकिफ नहीं है, इसलिए वो चुप हैं। लेकिन अरविंद सक्सेना चाहते हैं कि कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए और कमलनाथ के सत्ता से हटने के बाद शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद जो सिस्टम परिवहन विभाग का चला वही लागू होना चाहिए। फैसला तो भोपाल में होना है। ये तो अपने अपने पक्ष हैं, गोविंद राजपूत का अपना पक्ष है, अरविंद सक्सेना का अपना पक्ष है। फैसला तो भोपाल में होना है और देखते हैं कि भोपाल से किसके पक्ष में फैसला होता है। बड़ा गेयर फंस गया है परिवहन विभाग ऐसा लगता है। गाड़ियां चल नहीं रही और गेयर फंस रहे हैं। कमल पटेल कद्दावर मंत्री माने जाते हैं, लेकिन मंडी बोर्ड की एक फाइल को लेकर मुख्यमंत्री को उन्हें कुछ हिदायतें मिली हैं। जी हाँ, इंदौर के एक समूह से संबंधित ये मामला था और पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय जी, चूंकि कैलाश विजयवर्गीय जी इंदौर के हैं, इंदौर के लोग उनसे बड़ी उम्मीद रखते हैं और कैलाश जी का भी है कि अपने से जुड़े लोगों की या इंदौर के लोगों की मदद में वो कभी पीछे नहीं रहते। स्वाभाविक है कोई इंदौर का व्यक्ति मिलता है और अपनी कोई बात उनके सामने रखता है कि साहब मुझे यहाँ मदद की जरूरत है, तो सहज भाव में कैलाश जी मदद करते हैं। तो कैलाश जी ने मंडी बोर्ड से एक संबंधित मामले में कमल पटेल को कहा कि भाई इसमें इनकी मदद होना चाहिए। कमल पटेल भी चूंकि कैलाश जी से इन दिनों उनका तालमेल बहुत अच्छा चल रहा है और कैलाश जी इतने सीनियर लीडर है कि हर मंत्री उनका सम्मान करता, तो कमल पटेल ने भी उस बात को आगे बढ़ाया। विद्यार्थी जीवन से कमल पटेल कैलाश जी के साथ ही रहे, तो आगे बात बढ़ाई और मुख्यमंत्री जी तक गई। फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंची। जब फाइल मुख्यमंत्री जी के पास गई तो वहां कमल पटेल जो है उन्हें ये हिदायत मिली कि भाई इस मामले का आप पटाक्षेप कीजिए, इसमें अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्या विषय है इसका खुलासा तो कमल पटेल भी नहीं कर पा रहे हैं और मंत्रालय के अधिकारी भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि कमल पटेल ने जिस विषय को आगे बढ़ाया था उसका पटाक्षेप मुख्यमंत्री ने करवा दिया है। मतलब कुल मिलाकर ये जैसा निर्णय चाहते थे वैसा कमल पटेल वैसा निर्णय हो नहीं पाया। एक छापे की चर्चा बहुत जबरदस्त है इस समय। एक इनकम टैक्स का छापा हुआ है राघवेंद्र सिंह के वहाँ पर, और उसमें एक पीयूष गुप्ता चूड़ी वाले भैया के नाम से वो लोकप्रिय हैं भोपाल में, क्योंकि भोपाल की तमाम महिलाएं जनानियां जो है उनके चूड़ी वाली दुकान को जानती है और उनको चूड़ी वाले भैया कहते हैं। तो ये चूड़ी वाली भैया जो है बहुत सारे अधिकारियों को कहीं बड़ा लोहे का कड़ा ना पहनवा दे। बिल्कुल सही बोला आपने। जो परिदृश्य सामने आ रहा वो ऐसे ही आ रहा। अब आप देखिए कि राघवेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गुप्ता दोनों के यहाँ छापे पड़े। शुरुआत राघवेंद्र सिंह तोमर जो फेथ बिल्डर्स हैं, फेथ एकेडमी क्रिकेट की चलाते, वहां से शुरुआत हुई। अब वो फेथ बिल्डर हैं कि फेक बिल्डर हैं ये भी एक बड़ा चर्चा का विषय बन गया। अब दोनों के जब छापे की शुरुआत हुई और वो जिन लोगों की संपत्ति की सूची सामने आई, जिन लोगों के नाम पे संपत्ति इन लोगों ने खरीदी, वो लोग बोल रहे हैं हमारा इन संपत्तियों से कोई वास्ता ही नहीं है। मतलब बड़ा चौंकाने वाला एक पूरा, इसको अपन दो चीज से जोड़ के देखें तो आखिर कहा जा रहा है कि भाई ये मामला सामने कैसे आया। सामना इस तरह से आया कि बता रहे हैं कि राघवेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गुप्ता जिन लोगों के माध्यम से संपत्ति की खरीद फरोख्त करते थे, आपको ध्यान होगा कि संपत्ति की खरीद फरोख्त करने वाले किसी एक वकील से हमेशा टच में रहते हैं। उनका कहना है कि हर बार नए डिटेल्स हम कैसे देते रहे, तो एक फॉर्मेट फिक्स रहता है, जानकारी चली जाती है। तो अब कुछ महीने पहले एक संपत्ति की खरीद फरोख्त को लेकर कुछ ब्रोकर्स और वकील के बीच में विवाद हुआ और उस विवाद का मतलब कितना आगे बढ़ा, मतलब बात निकली तो दूर तक जाएगी। ये कहा जाए कि वो विवाद इतना आगे बढ़ा कि उसमें इलाहाबाद के एक सज्जन के माध्यम से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में शिकायत हुई और उस डायरेक्टरेट की शिकायत के आधार पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने भोपाल में आयकर विभाग के माध्यम से कार्रवाई शुरू की। अब जब कार्रवाई शुरू की तो बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए और हाल ही में मध्य प्रदेश के स्पेशल डीजी पद से रिटायर हुए डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव का नाम भी इस मामले में सामने आया। और ये जो छापे पड़े हैं, लोगों का कहना है कि इसकी आंच शैलेंद्र श्रीवास्तव तक भी जाएगी, वो भी बच नहीं पाएंगे। तो मतलब ये एक बड़ा चौंकाने वाला मामला है कि मतलब इसमें कहा जा रहा है कि बड़े नौकरशाहों का पैसा, कई रिटायर्ड अधिकारी कि इनका पैसा राघवेंद्र तोमर और पीयूष गुप्ता के माध्यम से आगे बढ़ा और ऐसे ऐसे लोगों के नाम पे, एक मंदिर के पुजारी के नाम पे संपत्ति खरीद ली गई, एक ऐसे व्यक्ति के नाम पे संपत्ति खरीद ली गई जो 400 स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहता है, उसको मालूम ही नहीं है, 15,000 रुपए महीने की नौकरी करता है, 15,000 रुपए महीने की नौकरी करता। तो ऐसे कई सीन सामने आ रहे हैं। और इसी वाकये से जुड़ा हुआ एक और वो है कि
छापा राघवेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गुप्ता क्या पड़ा, लेकिन खुश मोहिंदर कंवर और केपी अग्निहोत्री हो रहे, कालीचरण अग्निहोत्री हो रहे थे। ये भी बड़ा चौंकाने वाला कि ऐसा क्यों आखिर भाई। तो जब इसकी खोजबीन की तो मालूम पड़ा कि मोहिंदर कंवर राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी, और जब वो पुलिस की नौकरी में नए नए थे और सोनकच्छ में एसडीओपी थे, और डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव भोपाल के आईजी थे, उस दौर में दोनों के बीच में जो स्थितियां बनी उसके कारण लगातार कई सालों तक मोहिंदर कंवर जो है वो प्रताड़ित अपने आप को महसूस करते रहे। और जब डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव परिवहन आयुक्त थे, उस दौर में केपी अग्निहोत्री ने ऐसा माना कि मुझे जानबूझ के प्रताड़ित किया गया। तो मतलब वो है ना कि छापा उनके यहाँ पड़ा, खुशी हो रहे, क्योंकि ये सार्वजनिक हो चुका है कि राघवेंद्र तोमर और पीयूष गुप्ता से कहीं ना कहीं डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव की कनेक्टिविटी है। तो वो इन दोनों अधिकारियों को एक मौका मिला कि हाँ, जैसे सालों से हम पे कोई बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा था और जो व्यक्ति हम पे अत्याचार कर रहा था वो कहीं ना कहीं कटघरे में आने की स्थिति में है। कई बार हम दूसरे का बुरा देखकर खुश होते हैं, ये मानवीय प्रवृत्ति है। लेकिन जुलानिया साहब तो लोगों को निपटाने में और लोगों को सख्त कार्रवाई करने में खासे मशहूर हैं। हालांकि इस वक्त उनको व्यापम का माध्यमिक शिक्षा मंडल का जिम्मेदार दी गई है, तो वहाँ भी वो अब अध्यापकों पर जो है लगाम लगाने में मानेंगे नहीं। देखिए, राधेश्याम जुलानिया के बारे में मशहूर है कि जिस भी पद पे वो रहते हैं तो कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जो सालों तक चर्चा में रहता है। जल संसाधन विभाग में जब वो प्रमुख सचिव और अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे तो मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का नेटवर्क बढ़ाने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। ऐसा लोग कहने लगे थे कि श्यामाचरण शुक्ला जब मध्य प्रदेश के इरिगेशन मिनिस्टर थे और चीफ मिनिस्टर थे, उस दौर में मध्य प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ था। लेकिन जब राधेश्याम जुलानिया जल संसाधन के प्रमुख सचिव रहे, अतिरिक्त मुख्य सचिव रहे, और चाहे जयंत मलैया मंत्री रहे हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा जल संसाधन के मंत्री हो, जबरदस्त काम सिंचाई सुविधाओं के। राजगढ़ जिले के, आपके जिले के 2 बांध तो चर्चा का विषय है कि उन्होंने, हाँ, कि कितने बड़े बांध बने हैं, वो चर्चा का विषय। राधेश्याम जुलानिया मध्य प्रदेश से फिर सेंट्रल में डेपुटेशन पे चले गए थे, वहां खेल और युवक कल्याण मंत्रालय के सचिव रहे, फिर वहां जो भी स्थितियां बनी तो वापस मध्य प्रदेश आ गए। मध्य प्रदेश आने के बाद ये माना जा रहा था कि चूंकि वो शिवराज सिंह चौहान के प्रिय पात्र हैं तो उन्हें अच्छी पदस्थापना मिलेगी। लेकिन रहता है कई बार समय और परिस्थिति, चीफ सेक्रेटरी की सेम बेंच के समय और परिस्थिति के अनुसार वो भी जाता। तो चूंकि इकबाल सिंह बेस से वो वरिष्ठ मुख्य सचिव से, तो उन्हें वल्लभ भवन में तो कोई पदस्थापना मिल नहीं सकती थी। वल्लभ भवन के बाहर सीनियर ऑफिसर्स की पदस्थापना के बहुत कम जो है ऐसी पोस्ट हैं, या तो ग्वालियर में रेवेन्यू बोर्ड है, या भोपाल में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड है, या एनवीडीए है, या माध्यमिक शिक्षा मंडल, ये 3-4 ही पद ऐसे रहते हैं, या प्रशासन अकादमी है। तो जुलानिया को बनाया गया माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष। तो लोगों में एक सामान्य प्रतिक्रिया तो ये थी कि भाई एक अच्छे अधिकारी को इससे बेहतर जगह पदस्थ किया जा सकता। लेकिन एक बात है कि जहां चाहा है वहां रहा भी है। राधेश्याम जुलानिया ने माध्यमिक शिक्षा मंडल को देश का नंबर 1 बोर्ड बनाने के प्रयास शुरू कर दिए। अब जो एजुकेशन पैटर्न ऑनलाइन सिस्टम पे जा रहा है, तो सबसे पहले तो वो ये करने जा रहे हैं कि स्टूडेंट ऑनलाइन एजुकेशन को ग्राह्य करने के मामले में परिपक्व हो जाए, पढ़ाई करे ऑनलाइन सिस्टम पे, उसकी पढ़ाई की सतत मॉनिटरिंग हो और वो ये महसूस न करे कि मुझे कोई देखने वाला नहीं है। दूसरा, टीचर्स के लिए वो, एक तो स्टूडेंट्स के लिए ये व्यवस्था कर रहे हैं, टीचर्स के लिए वो ये व्यवस्था कर रहे हैं कि टीचर्स को बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना तो होगा ही होगा, लेकिन टीचर्स भी के लिए भी एक पैमाना वो तय करवा रहे हैं कि टीचर्स को उस पैमाने पे खरा उतरना होगा। जो बच्चों का रिजल्ट है उसको वो टीचर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके लिए वो ऐप भी बनवा रहे हैं। दूसरा जो है, माध्यमिक शिक्षा मंडल के पास बहुत पैसा है। मध्य प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा मंडल करोड़पति माध्यमिक शिक्षा मंडल माना जाता है। तो उनका एक सपना ये भी है कि भोपाल में, चूंकि 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं ये 4 कक्षा ऐसी रहती जो जिनसे बच्चे के विकास के रास्ते खुलते हैं, और आखिर ये पीढ़ी मध्य प्रदेश का भविष्य तो है। तो वो ये करने जा रहे हैं कि भोपाल में बच्चियों के लिए 1000 सीटर वाला एक वो हॉस्टल माध्यमिक शिक्षा मंडल बनाने जा रहा है, जिसमें जिन बच्चियों को 80% से ज़्यादा या 85% से ज़्यादा नंबर मिलेंगे उन्हें वहाँ एडमिशन रखा जाएगा। अच्छे स्कूलों में भोपाल के उनका एडमिशन कराया जाएगा, और वो अगले 4 साल का उनका जो रोड मैप है वो बड़ा व्यवस्थित रहे, उन पे सतत निगरानी रहे और एक अच्छा बैच तैयार हो सके, इसकी तैयारी करते हैं। और वो बच्चियां आगे चल के डॉक्टर, सेवा में जाए, मध्य प्रदेश का नाम रोशन करें। तो देखिए, मतलब कुल मिला के पहले ये था कि माध्यमिक शिक्षा मंडल में जिसको चेयरमैन
असिस्टेंट पद पे भेजा जाता था, ये माना जाता था कि लूप लाइन का पद है, वो अधिकारी भी मान के चलता दो था चार दिन कि जाता था। हाँ, कि मुझे काम कुछ नहीं करना है, यहाँ की सुख सुविधाओं का आनंद लेना है और यहीं से मैं रिटायर हो जाऊंगा। मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्य सचिव एसआर मोहंती, वो तो मान ही रहे थे ना कि माध्यमिक शिक्षा मंडल का अध्यक्ष रहते ही वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। लेकिन काम जो अधिकारी जिसके मन में काम करने का जज्बा है, तो राधेश्याम जुलानिया भी उनमें से एक हैं और वो माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए में अपनी मौजूदगी का एहसास करवा रहे हैं। काम तो मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सीएमडी पश्चिमी क्षेत्र के विकास नरवाल भी बहुत बेहतर कर रहे थे। एक बार उनका ट्रांसफर हुआ था जो रुक गया था, जिसमें तुलसी सिलावट की भी भूमिका भी थी और प्रियव्रत सिंह गोविंद सिंह की भूमिका भी थी। अब उनका एक बार फिर से तबादला हो गया है। जी, विषय में ना जो विषय ध्यान में लाने का मेरा मकसद है वो ये है कि विकास नरवाल बहुत अच्छे अधिकारी हैं, कई जिलों में कलेक्टर रहे, यहाँ भी जब रहे तो उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। 5-6 महीने पहले जब उनका ट्रांसफ़र हो गया था और कुमार पुरुषोत्तम को वहाँ एमडी के रूप में पदस्थ किया गया था, तब मंत्री गोविंद सिंह और प्रियव्रत सिंह, दरअसल विकास नरवाल की जो पत्नी है शिखा पोरस, वो जिस परिवार से है उस परिवार के और डॉक्टर गोविंद सिंह के बड़े घनिष्ठ पारिवारिक संबंध हैं। तो उस समय डॉक्टर गोविंद सिंह चूंकि बहुत पावरफुल मंत्री थे और प्रियव्रत सिंह ऊर्जा मंत्री थे, तो दोनों के कहने पर दोनों ही दिग्विजय सिंह के खेमे के दोनों ही दिग्विजय सिंह के खेमे के, तो उनके कहने पे वो तबादला निरस्त कर दिया गया था। अभी प्रद्युम्न सिंह तोमर मंत्री बने, अब चूंकि न तो गोविंद सिंह की इतनी चल रही है, न ही प्रियव्रत सिंह मदद करने की स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पिछले दिनों जो विभाग के कामकाज की समीक्षा की, तो उन्हें विकास नरवाल जी का काम अप टू द मार्क नहीं लगा। रहता हर मंत्री का सोचने का समझने का अपना अलग अलग नजरिया रहता है। और फिर एक बात तो लंबे समय से चल रही थी कि जब पिछली बार इनका तबादला हुआ तो गोविंद सिंह ने कैंसिल करवाया, गोविंद सिंह ने प्रियव्रत सिंह को बोला, और जो गोविंद सिंह का राजनीतिक कद था तो प्रियव्रत सिंह ने भी उनकी बात मानी और अंततः मुख्यमंत्री ने तबादला कैंसिल कर लिया था। लेकिन अच्छा, पिछली बार तो विकास नरवाल बहुत अच्छी पोस्ट पे पदस्थ किए गए थे, जनसंपर्क के संचालक बनाए गए थे, एक बड़ा प्रतिष्ठापूर्ण पद वो माना जाता है। लेकिन इस बार जो है उन्हें उप सचिव के पद पर भेजा गया, तो मतलब ये कि इस बार उनकी कोई मदद चाहते हुए भी नहीं कर पाया। अच्छे अधिकारियों की मदद कई नेता करना चाहते हैं, सिलावट के बड़े नजदीकी अधिकारी, लेकिन वो जो है चूंकि प्रद्युम्न सिंह तोमर खुश नहीं थे और प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मैं इससे बेहतर अधिकारी आपको दे सकता हूं। स्वाभाविक है कि जब वो उनका ट्रांसफर करने की स्थिति में होंगे तो कहीं ना कहीं किसी ने रिकमेंड भी किया होगा, लेकिन अमित तोमर जो नए एक युवा आईएएस अधिकारी हैं उनको यहाँ पोस्ट किया गया और अब ऊर्जा मंत्री का मानना है कि अमित तोमर जो है वो बहुत बेहतर नतीजा देने में सफल होंगे। इंदौर से जो लगा हुआ बेल्ट है वो रतलाम मंदसौर नीमच का बेल्ट भी है और ये अफीम उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। हम इसको बोलते हैं कि काला सोना यही पैदा होता है और इस काले सोने में बहुत सारे सफ़ेद पोश लोगों के, वाइट कॉलर्स लोगों के हाथ काले हो जाते हैं। और कुछ मसला अरविंद तिवारी जी ने अपने कालम में बहुत ही चुटीले अंदाज में ये उठाया है, अफीम और अफसर। बिल्कुल आपने सही कहा, अफीम और अफसर। अभी जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके पहले का दौर, लॉकडाउन में भी कुछ दौर जो है वो अफीम के कारोबार का। अफीम का एक पूरी प्रक्रिया 6 महीने की फसल होती है, तो लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण चरण वो होता है जब डोडे में से अफीम निकाल के स्टोर की जाती है, चीरे लगाए जाते हैं और फिर स्टोर की जाती है, वो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इस बार अफीम की खरीदी में भी सरकार के स्तर पर कुछ विलंब हुआ। तो मालवा के एक रेंज में पदस्थ एक पुलिस अधिकारी ने जो है पिछले दिनों में जब इन जिलों के दौरे पे था तब मुझे कुछ पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस दौर का उन्होंने बहुत फायदा उठाया। अब अफसर और अफीम और फायदा, तो किस तरह से फायदा उठाया जा सकता है ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के इन जिलों की अफीम को देश की सबसे अच्छी अफीम माना जाता है। और ये जो डोडा चूरा निकलता है और ये अंदर की बात ये है कि दाऊद इब्राहिम तो मंदसौर नीमच की अफीम का दीवाना है। उसके अलावा राजस्थान के जो बड़े तस्कर हैं उनकी नजर वो अगाऊ सौदे कर लेते हैं इस अफीमों के। क्या एक पर्टिकुलर एक जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से उतनी अफीम तो किसानों को, सरकार को बेचना पड़ती है, उसमें तो बहुत कम पैसा मिलता है, लेकिन वो अपनी मेहनत के दम पे जो अतिरिक्त उत्पादन करते हैं उस पर तस्करों की नजर रहती है। और चूंकि तस्करों की नजर रहती है तो तस्करों पर पुलिस की भी नजर रहती है। तो अफीम और डोडा चूरा का कामकाज जो इस क्षेत्र में भी चला उसमें एक रेंज में पदस्थ एक डीआईजी स्तर के अधिकारी के बारे न्यारे हो गए। मतलब ये पुलिस के अधिकारी बड़े चटकारे लेकर इस बात को जो है वो लोगों के सामने रख रहे हैं। तो ये थी कुछ चंद चुटीली बातें, चंद गासिप्स गलियारी की, लेकिन इतना जरूर है कि ये इशारे में बात कही गई है, चुटेले अंदाज में बात की गई है, पर सत्यता इनमें पूरी है। बात खरी है और पक्की है। देखते रहिए कहीं अनकहीं
डिजाइनर न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।